जय हिंद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। हम सीटी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसकी शुरुआत हमने राजस्थान के इतिहास से की है, जिसमें हम प्रागैतिहासिक साक्ष्य एवं पुरातात्विक स्रोत से संबंधित चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने इससे संबंधित नोट्स पढ़े थे, उनका रिवीजन किया था और शायद आपने इनका रिवीजन अच्छे से किया होगा। तो हम इस वीडियो में उससे संबंधित एमसीक्यू लेकर के आए हैं। आपसे हम एमसीक्यू पूछेंगे, देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, आप प्लीज़ सपोर्ट करना। एंड बहुत ही शानदार अच्छे लेवल के एमसीक्यू लेकर के आएंगे हम। तो अभी हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इतिहास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसके कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है? यानी कि इतिहास है भी पुराना इतिहास। प्राक प्लस ऐतिहासिक बराबर प्रागैतिहासिक। ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसके बारे में हमारे पास कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। हालांकि उस काल की कुछ वस्तुएं हमारे पास उपलब्ध हैं जो पाषाणकालीन कह सकते हैं हम उसे। किस काल के लिखित प्रमाण तो उपलब्ध हैं परंतु उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसमें कौन सा सही रहेगा? आदि ऐतिहासिक काल। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, जिस भाषा में लिखा गया है, उसे अभी तक डिकोड नहीं किया गया है, अर्थात उसे अभी तक किसी भी वैज्ञानिक या किसी भी मशीन द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है कि ये क्या लिख रखा है। तीसरा प्रश्न, वर्ष 1870 में C.A. हैकेट ने जयपुर और इंद्रगढ़ में कौन से पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे? इसका सही आंसर क्या है? हस्तकुठार और क्लीवर। हस्तकुठार मतलब कुल्हाड़ी, क्लीवर मतलब ये भी एक पत्थर की वस्तु होती थी काटने के लिए औजार के रूप में। चौथा प्रश्न, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ACL कार्लाइल के द्वारा प्रारंभ किया गया। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 5, ACL कार्लाइल ने राजस्थान के किस क्षेत्र में पाषाण उपकरण और मानव अस्थिपंजर की खोज की थी? दौसा में इन्होंने मानव अस्थिपंजर की खोज की थी और पाषाण उपकरण की भी खोज की थी। छठा प्रश्न, डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने चित्तौड़गढ़ में किन नदियों के पेटे से पाषाण उपकरण प्राप्त किए थे? चित्तौड़गढ़ के आस में जो गंभीरी और बेड़ज नदी है, उन नदियों के पास में, उन नदियों के पेटे में आज भी उपस्थित है पाषाण उपकरण, जो पुराने ज़माने में अनाज पीसने के लिए किस तरह से पत्थरों से एक प्रकार से चक्की बनाई जाती थी, तो वो आज भी मिली हुई है। धातु के उपयोग के आधार पर काल निर्धारण का सही क्रम क्या है? सबसे पहले पाषाण युग होगा, तो उसके बाद ताम्रपाषाण युग था, उसके बाद जानते हैं हम कांस्य युग आया था और सबसे अंत में लौह युग आया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। आठवां प्रश्न, पाषाण काल को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सा काल पाषाण काल के विभाजनों में शामिल है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों ही शामिल है। प्रश्न नंबर 10, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का काल कौन सा है? मध्य पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल का सबसे अंतिम चरण कौन सा दिखाया गया है? सबसे अंतिम चरण कौन सा है? नवपाषाण काल। प्रश्न नंबर 12, पूरा पाषाण काल में मानव की मुख्य भूमिका क्या थी? पूरा पाषाण काल में एक शिकारी के रूप में रहते थे, केवल शिकार करते थे जानवरों का। 13वां प्रश्न, पूरा पाषाण काल को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्या क्या नाम है? हमने नोट्स में पढ़े थे, देख लेना आप। इनमें से कौन सा पत्थर पूरा पाषाण काल के औजार बनाने में उपयोग किया जाता है? इनमें से क्वार्ट्जाइट पत्थर है,
देखो ग्रेनाइट, संगमरमर और चूना पत्थरों का तो उपयोग नहीं होता है। क्वार्ट्जाइट पत्थर यानी कि क्वार्ट्ज के पत्थर होते हैं, उनका उपयोग होता है। 15वां प्रश्न, हस्तकुठार और चॉपर चॉपिंग किस काल के प्रमुख औजार है? पूर्व पाषाण काल के प्रमुख औजार है। 16वां प्रश्न, राजस्थान का जायल स्थल किस काल से संबंधित है? राजस्थान का जो जायल स्थल है वो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। डिडवाना में है ना जायल तहसील, उसमें जायल सभ्यता है, वो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व पाषाण काल का एक प्रमुख औजार नहीं है? क्या होगा इसमें? लोहे की कुल्हाड़ी नहीं है, क्योंकि पूर्व पाषाण काल में लोहे का उपयोग नहीं होता था, लोहे की खोज नहीं हुई थी। घोंगाखेड़ा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है, राजसमंद जिले में स्थित है। मध्य पाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एच.एम. वेस्ट्रुप ने किया था। मध्य पाषाण काल किन दो कालों के बीच का संक्रमण काल माना जाता है? प्रारंभिक और उत्तर पाषाण काल। 21वां प्रश्न, मध्य पाषाण काल में मानव ने शिकार के साथ साथ और क्या प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर होगा पशुपालन। 22वां प्रश्न, मध्य पाषाण काल में पशुपालन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? केवल मांस के लिए उपयोग किया जाता था। 23वां प्रश्न, प्रक्षेपास्त्र तकनीक के विकास का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कि तीर, भाला, चाकू और बाणों का निर्माण करना, इसको बोलते हैं प्रक्षेपास्त्र, यानी कि उनका निर्माण करना। माइक्रोलिथ्स का अर्थ क्या है? माइक्रोलिथ्स का अर्थ है पत्थरों को नुकीला कर बनाए गए छोटे औजार। पत्थरों को हाथ से जो नुकीले करते थे घिस घिस करके, और उनसे जो औजार बनाए जाते थे, इस विधि को कहते हैं माइक्रोलिथ्स। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल तिलवाड़ा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तिलवाड़ा सभी जानते हैं हम, बालोतरा में स्थित है। 26वां प्रश्न, बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? बागोर सभ्यता का उत्खनन V.N. मिश्र और डॉक्टर L.S. लेशनिक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही रहेगा। 27वां प्रश्न, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे स्थित है। किस स्थल को महासतियों का टीला और आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है? बागोर सभ्यता को। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। बागोर में मृत शरीर को किस दिशा में लिटाया जाता था? बागोर में मृत शरीर को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाता था। बागोर के किस सांस्कृतिक चरण में कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? दूसरे चरण में। बागोर सभ्यता के तीसरे चरण की मुख्य विशेषता क्या है? लौह धातु का प्रयोग और आवास में ईंटों का प्रयोग। बागोर सभ्यता के प्रथम चरण का मानव मुख्य रूप से क्या था? भोजन संग्राहक था। तिलवाड़ा पुरातात्विक स्थल किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तिलवाड़ा स्थल का उत्खनन कार्य किस वर्ष किया गया था? देखो किसी भी सभ्यताओं के कौन से जिले में स्थित है और उत्खनन कार्य किसने करवाया था, उसकी खोज किसने की थी, कब करवाया था, और उनकी मुख्य विशेषताएं, यही याद करने की ज़रूरत पड़ती है। और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में याद करना है हमें, और बहुत ही सिंपल है। तो 35वें प्रश्न का सही आंसर क्या है? 1967 से 68 ईस्वी के बीच। 36वां प्रश्न, तिलवाड़ा किस नदी क्षेत्र में स्थित है? लूनी नदी में स्थित है। निम्न में से कौन तिलवाड़ा के उत्खनन कार्य से संबंधित नहीं था?
आरसी अग्रवाल नहीं था, बाकी तीनों ये ऑप्शन में है वो से थे। 38वां प्रश्न, किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य इनमें से तिलवाड़ा में प्राप्त हुए हैं। 39वां प्रश्न, मानव हस्ती भस्म यानी मानव अस्थियों की राख के साक्ष्य राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से मिले हैं? तिलवाड़ा में मिले हैं। तिलवाड़ा में खुदाई के दौरान किस आकार के अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? अग्निकुंड गोलाकार आकृति के अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। तिलवाड़ा स्थल के उत्खनन में कुल कितने आवास स्थलों के साक्ष्य मिले हैं? 5। एल.सी. लेसनिक, जिन्होंने तिलवाड़ा के उत्खनन में सहयोग किया, किस विश्वविद्यालय से संबंधित हैं? अगर आपने पढ़ा होगा तो इतना सा तो होगा, हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग की एक्टिविटी बढ़ाने में और एक्सरसाइज करने में ये बेहतर रहेगा कि घुमा फिरा करके किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। हिडनबर्ग विश्वविद्यालय से संबंधित है। किस सभ्यता को ताम्र संस्कृति की जननी कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? कांतली नदी। कांतली नदी आंतरिक जल प्रवाह वाली, पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, लगभग 100 किलोमीटर। और कांतली नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ी से होता है, ये आप कमेंट करके बताना। 45वां प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ से प्राप्त तांबे की वस्तुओं में 99% शुद्ध तांबा पाया गया था। यहाँ तांबा गलाने की भट्टियाँ पाई गई थी। क्या पाई गई थी क्या? यहाँ से दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन प्राप्त हुई है और यहाँ पत्थर के बांध के साक्ष्य मिले हैं। इनमें देखना है कि सही कौन से हैं। तो केवल सेकंड वाला है वो गलत है। इतनी मात्रा में तांबा पाया गया था, फिर भी यहाँ पर तांबे गलाने की भट्टियाँ मौजूद नहीं थी, तो ये इसकी विशेषता है, याद रखना आप। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है, यानी हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। 46वां प्रश्न, गणेश्वर से प्राप्त तांबे की वस्तुओं में तांबे की शुद्धता कितनी थी? 99%। मछली पकड़ने का कांटा किस ताम्र पाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ है, याद रखना। आहड़ सभ्यता की आर्थिक और व्यापारिक प्रगति के साक्ष्यों के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन डी हमारा सुमेलित नहीं है। 6-7 चूल्हे जो थे वो उन्नत वाणिज्यिक व्यापार था क्या? नहीं। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों और उनके उत्खननकर्ताओं का सही मिलान कीजिए। गणेश्वर से कौन से व्यक्ति जुड़े हुए हैं? आर.सी. अग्रवाल, बिल्कुल सही। उसके बाद आहड़ से अक्षय कीर्ति व्यास और रंग महल से बचे हैं हन्ना राइड। तो पहले में दूसरा, फिर दूसरे में तीसरा, 2, 3 और 1, 2, 3, 1 ऑप्शन बी में हमारा बी सही रहेगा। अब 50वें प्रश्न की ओर। गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहाँ से तांबे गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई है, यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ से तांबे गलाने की बिल्कुल भी एक भी भट्टी प्राप्त नहीं हुई है। बनासियल बुल और कपिशवर्णी मृदभांड का संबंध किस सभ्यता से है? क्रमशः किन सभ्यताओं से है? आहड़ और गणेश्वर सभ्यताओं से है। आहड़ में बनासियल बुल यानी कि एक प्रकार का बेल था जिसकी मूर्ति मिली है मिट्टी की, और
गणेश्वर में कपिशवर्णी मृदभांड मिला है। 52वां प्रश्न, रंगमहल सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ के मृदभांडों में मछली पकड़ने के कांटे प्रमुखता से पाए गए हैं। यह बिल्कुल गलत है। आहड़ सभ्यता को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बनास संस्कृति, आगाड़पुर और धूलकोट तीनों उपयुक्त सभी। 54वां प्रश्न, आहड़ सभ्यता के निर्माण कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? नींव के अंदर काले शिष्ट पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। यह बिल्कुल सही है। आहड़ में अनाज रखने के बड़े मृद भांडों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता था? इसमें हमारा गोरे और कोठे कहा जाता था। ऑप्शन बी सही रहेगा। कालक्रम के अनुसार इन सभ्यताओं को प्राचीन से नवीन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जिस समय इन सभ्यता का विकास और जिस समय सभ्यता मौजूद थी, तो उस हिसाब से देखना है कि सबसे पुरानी कौन सी थी और सबसे नवीनतम कौन सी है। सबसे पुरानी आहड़ सभ्यता थी, फिर गणेश्वर सभ्यता और फिर रंगमहल सभ्यता थी। इसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि आहड़ और गणेश्वर सभ्यता लगभग एक साथ थी, लेकिन फिर भी शुरुआत जो हुई थी, शुरुआती दौर में आहड़ सभ्यता का विकास सबसे पहले हुआ था। किस सभ्यता से यूनानी देवता अपोलो के चित्र वाली मुद्राएं प्राप्त हुई है? इसमें हमारा सही होगा आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता में एक ही घर से 6-7 चूल्हे के साक्ष्य क्या दर्शाते हैं? संयुक्त परिवार प्रथा दर्शाते हैं कि एक बड़े परिवार बना करके रहते थे एक साथ। रंगमहल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? हन्ना राइट के निर्देशन में। गुरु शिष्य की गांधार शैली की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है? रंगमहल से प्राप्त हुई है। रंगमहल से किन कुषाण शासकों के समय की मुद्राएं प्राप्त हुई है? कनिष्क प्रथम और कनिष्क तृतीय, इन शासकों के समय की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। 62वां प्रश्न, कृष्ण लीला के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं? रंगमहल। 63वां प्रश्न, रंगमहल सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? गग्गर नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर स्थल का उत्खनन आरसी अग्रवाल के द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1972 में किया गया था। गणेश्वर से प्राप्त काले व नीले रंग के अलंकृत मृदभांडों को किस नाम से जाना जाता है? कपिशवर्णी मृदभांड के नाम से जाना जाता है। 66वां प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता के लोग अपनी तांबे की वस्तुएं मुख्य रूप से किसे निर्यात करते थे? कहां से व्यापारिक संबंध था उनका? हड़प्पा को निर्यात करते थे। हड़प्पा सभ्यता जो थी, वहां पर यह चीजें निर्यात होती थी। आहड़ के लोग अपने मकानों की नींव बनाने में किस विशिष्ट पत्थर का प्रयोग करते थे? काले शिष्ट पत्थरों का प्रयोग करते थे। आहड़ से प्राप्त यूनानी मुद्राओं और मोहरों का समय काल क्या माना जाता है? 3री शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक। 3री से 1ली ईसा पूर्व के मध्य में। आहड़ सभ्यता से किस बहुमूल्य पत्थर के साक्ष्य मिले हैं? लेपिस लेजुली नामक बहुमूल्य पत्थर हैं, उनके साक्ष्य मिले हैं। 70वां प्रश्न, वस्त्रों पर छपाई के ठप्पों के साक्ष्य राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आहड़ से प्राप्त साक्ष्यों में ईरानी जलपात्र किस ओर संकेत करता है? क्या दर्शाता है? विदेशी व्यापारिक संबंध दर्शाता है।
वर्ष 1918 में रंगमहल से गुप्त काल की मृण मूर्तियां प्राप्त करने वाले विद्वान कौन थे? डॉक्टर एलपी टेसेटोरी। रंगमहल स्थल के वहां से कुल कितने तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं? रंगमहल स्थल से कुल कितने तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं? 105। बच्चों के खेलने की मिट्टी की छोटी पहिएदार गाड़ी किस ताम्रपाषाणिक स्थल की विशेषता है? कहां से प्राप्त हुई है? रंगमहल से प्राप्त हुई है। रंगमहल से प्राप्त बर्तनों में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र शामिल नहीं है? हाँ, मछली पकड़ने के कांटे यहां पर नहीं मिले हैं। ओजियाना सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी के द्वारा। राजस्थान का वह कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो किसी नदी के किनारे न होकर पहाड़ी की ढलान पर स्थित है? यह एक विशेषता इसकी याद रखना आप। ओजियाना पुरातात्विक स्थल। तो राजस्थान का ओजियाना पुरातात्विक स्थल है वो पहाड़ी की ढलान पर स्थित है। 78वां प्रश्न, ललितासन मुद्रा में एक नारी की मिट्टी की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? लाछुरा नामक स्थल से प्राप्त हुई है। लाछुरा से प्राप्त मिट्टी की मोहरों पर किस लिपि के अक्षर अंकित मिले हैं? ब्राह्मी लिपि के। गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? बनास नदी के किनारे। गिलुंड सभ्यता के खुदाई स्थल को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? स्थानीय भाषा में मोडिया मगरी के नाम से जाना जाता है। गिलुंड सभ्यता और आहड़ सभ्यता के बीच मुख्य अंतर क्या है? गिलुंड में पक्की ईंटों का बहुतायत से प्रयोग होता था जबकि आहड़ में नहीं होता था इसका प्रयोग। ओजियाना से प्राप्त बैल और गाय की मृण मूर्तियों पर किस रंग का अंकन मिलता है? सफेद रंग का। अनाज संग्रहण के लिए मिट्टी के कोठे या कोठी के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? इनमें से गिलुंड से प्राप्त हुए हैं। हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष राजस्थान के किस ताम्रपाषाणिक स्थल से मिले हैं? गिलुंड से मिले हैं। लाछुरा सभ्यता के अवशेषों को मुख्य रूप से कितने कालखंडों में बांटा जा सकता है? 4 कालखंडों में बांटा जा सकता है। अनाज पीसने के लिए फर्श पर लगी काठी चक्की के प्रमाण कहां से मिले हैं? ओजियाना से मिले हैं। गिलुंड में वर्ष 1998 से 2003 के मध्य किसके नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया था? प्रोफेसर वी.एस. शिंदे और प्रोफेसर ग्रेगरी पोशाल के द्वारा। गिलुंड सभ्यता से प्राप्त मृद भांडों पर किस प्रकार का अलंकरण देखने को मिलता है? ज्यामितीय और प्राकृतिक दोनों प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। कॉलोनियल फ्यांस और पत्थर के मणके राजस्थान के किस ताम्रपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? ओजियाना से प्राप्त हुए हैं। हनुमान नाला जिसके पेटे में लाछुरा सभ्यता स्थित है किस नदी की सहायक नदी है? मानसी नदी की एक सहायक नदी है हनुमान नाला। गिलुंड सभ्यता के निवासियों के मांसाहारी होने का अनुमान पुरातत्वविदों ने किस आधार पर लगाया था? यहाँ पर जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई थी। लाछुरा के उत्खनन में मिट्टी की मोहरों पर कुल कितने अक्षर अंकित मिले हैं? कुल 4 अक्षर अंकित मिले हैं। गिलुंड सभ्यता में अनाज संग्रहण के लिए कोठे कहाँ बने हुए प्राप्त हुए हैं? दीवारों के बीच में जो दीवारें होती थी उनके मध्य में कोठे बनाए जाते थे अनाज संग्रह के लिए। ओजियाना संबंध का उत्खनन किस समय या किस अवधि के दौरान किया गया था? 1999 से 2000 के मध्य। गिलुंड से कितने प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं?
5 प्रकार के। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बनास संस्कृति का आहार सभ्यता की एक उपशाखा माना जाता है? गिलोंड सभ्यता को ही माना जाता है बनास संस्कृति का एक या आहार सभ्यता की एक उपशाखा माना जाता है। कालीबंगा के उत्खनन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन पुरातत्वविदों का है जिन्होंने बीबी लाल और बी के थापर के साथ काम किया था? ऑप्शन इसमें हमारा बी सही रहेगा। श्री डी खरे, के एम श्रीवास्तव और श्री एस पी श्रीवास्तव। कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। बहुत ही सिंपल। कालीबंगा के कृषि साक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ से विश्व के प्राचीनतम दोहरे जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ एक साथ सरसों और चना उगाने के प्रमाण मिले हैं और वैदिक साहित्य में इस क्षेत्र को बहुधान्यदायक प्रदेश कहा गया है। इनमें से कौन सा सही है ये देखना है। तो हमारे तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा। प्रश्न नंबर 101, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? जानते हैं हम सभी, गग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा से प्राप्त बेलनाकार मोहरों और व्यापारिक साक्ष्यों के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कालीबंगा का सीधा व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया यानी कि जो यूनानी सभ्यताएं थी वहां से था। व्यापारिक संबंध, व्यापारिक वस्तुओं का और मोहरों का आदान प्रदान होता था। किस विद्वान ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? वो विद्वान थे दशरथ शर्मा। मस्तिष्क शोध या शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण कालीबंगा में किस रूप में मिले हैं? इसमें हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा। एक बालक की खोपड़ी जिसमें 6 छेद पाए गए थे। कालीबंगा की नगर योजना और निर्माण तकनीक के बारे में कौन सा तथ्य इसे अन्य सिंधु स्थलों से अलग बनाता है? यहां से अलंकृत ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं और कहीं से भी नहीं मिले हैं, केवल यहां से मिले हैं। इसीलिए ये अन्य सिंधु स्थलों से बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। कालीबंगा में प्रचलित अंतिम संस्कार की विधियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यहाँ केवल शवों को जलाने की प्रथा थी, यहाँ केवल दफनाने की प्रथा थी, यहाँ अंत्येष्टि की 3 विधियां प्रचलित थी: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। और यहाँ शवों को खुले में छोड़ देने की प्रथा थी, यानी कि आंशिक समाधिकरण। तो इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा हमारा। तीनों प्रकार की विधियां मौजूद थी: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक और दाह संस्कार। प्रश्न नंबर 107, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य कालीबंगा में धार्मिक मान्यताओं की पुष्टि करता है? तांबे की बनी बेल की खंडित मूर्ति। 109, प्रश्न नंबर 109, कालीबंगा में उत्खनन के दौरान कितने सांस्कृतिक चरण प्राप्त हुए हैं? सॉरी, मैंने प्रश्न नंबर 108 में आपको गलत आंसर दिया था। कौन सा साक्ष्य कालीबंगा में धार्मिक मान्यताओं की पुष्टि करता है? तो धार्मिक मान्यता यानी कि देवी देवता की पूजा से संबंधित चीज है, तो उसमें स्वास्तिक के चित्र वाले मृदभांड और 7 अग्निवेदियां प्राप्त हुई थी वहां से। तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। मेरे पहले वाले गलत उत्तर के लिए माफी चाहता हूं मैं। प्रश्न नंबर 109, कालीबंगा में उत्खनन के दौरान कितने सांस्कृतिक चरण प्राप्त हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा 5। प्रश्न नंबर 110, कालीबंगा के पुरावशेषों के संरक्षण हेतु स्थापित पुरातात्विक संग्रहालय के बारे में सही कथन चुनिए। तो इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा ना। इसकी स्थापना 1883 में हुई थी और इसमें 1961 से 1969 के उत्खनन से प्राप्त सामग्री सुरक्षित है। 111वां प्रश्न, विश्व में जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं?
कालीबंगा से मिले हैं। प्रश्न नंबर 112, कालीबंगा में एक साथ किन दो फसलों को उगाने के साक्ष्य मिले हैं? चना और सरसों, ऑप्शन बी सही रहेगा। एक बालक की खोपड़ी जिसमें 6 छिद्र हैं, उसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं और यह क्या प्रमाण देता है? यह शल्य चिकित्सा का प्रमाण देता है, यानी कि मस्तिष्क शोध का, और ये साक्ष्य कालीबंगा में मिले हैं। वैदिक साहित्य में कालीबंगा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? बहुत धान्यदायक प्रदेश के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 115, कालीबंगा की लिपि किस दिशा से किस दिशा की ओर लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जिस प्रकार से उर्दू भाषा लिखी जाती है दाएं से बाएं, हम अब लिखते हैं हिंदी में या इंग्लिश में बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन कालीबंगा में दाएं से बाएं लिखी जाती थी। प्रश्न नंबर 116, कालीबंगा से कितनी अग्निवेदियां प्राप्त हुई है? 7। प्रश्न 117, यहां प्राप्त बेलनाकार मोहरें, यानी कि कालीबंगा से प्राप्त बेलनाकार मोहरें किस सभ्यता के व्यापारिक संबंध को दर्शाती है? मेसोपोटामिया, यूनान में। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा में अंतिम संस्कार की कितनी विधियां प्रचलित थी? 3 विधियां प्रचलित थी। कालीबंगा पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कालीबंगा पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1983 में की गई थी। कालीबंगा से प्राप्त मृद भांडों पर कौन सा धार्मिक प्रतीक मिला है? स्वास्तिक मिला है। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में हुआ था। बरौर पुरातात्विक स्थल की पहचान किसके द्वारा की गई थी? एलपी टेसीटोरी के द्वारा। बरौर स्थल राजस्थान की किस नदी के किनारे स्थित है? गग्गर नदी के किनारे स्थित है। बरौर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें देखना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। पहला तो गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन हमारा बी सही रहेगा इसमें। 126वां प्रश्न, बरौर में उत्खनन के दौरान एक ही पात्र में लगभग कितने सेल खड़ी के मनके प्राप्त हुए हैं? 8,000 सेल खड़ी के मनके प्राप्त हुए। बरौर स्थल से प्राप्त लाजवड़ के मनके संभवतः कहां से मंगवाए गए थे? अफगानिस्तान से मंगवाए गए थे। बरौर पुरातात्विक स्थल से प्राप्त अवशेषों के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मोहरे बेलनाकार आकृति की थी क्या? वहां की जो मोहरे थी वो बेलनाकार आकृति की थी? नहीं, तो ऑप्शन सी हमारा गलत है इसमें। 129वां प्रश्न, बरौर से किस विशेष आकृति की मोहरें प्राप्त हुई है? वहां पर बटन के आकार की मोहरें प्राप्त हुई है, यानी कि इसमें 128वां में अगर मोहरें बटन के आकार की होती तो यह बिल्कुल सही रहता। 130वां प्रश्न, सौथी संस्कृति के विशिष्ट लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस स्थल को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। यहाँ के चीनी मिट्टी के बर्तनों पर पीपल के पत्तों और फिश स्केल का अंकन मिलता है। इस संस्कृति का विस्तार केवल राजस्थान के बीकानेर जिले तक सीमित था। इसे एक अलग पुरातात्विक उप संस्कृति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें गलत कथन है, इस संस्कृति का विस्तार केवल राजस्थान के बीकानेर जिले तक ही सीमित था। नहीं, यह बिल्कुल गलत है। बरौर सभ्यता में भवन निर्माण में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था?
कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। ऐतिहासिक अनुक्रम और अन्वेषण के आधार पर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखना है कि हमें सुमेलित करना है यह। पहले में बरोर की प्रथम पहचान एलपी टेसीटोरी ने की थी, तो पहले में बी सही रहेगा। दूसरे में सोथी का उत्खनन निर्देशन इसमें अमलानंद घोष ने किया था, अमलानंद घोष के निर्देशन में होता। और सोथी से संबंध अन्य और कौन सा व्यक्ति था? इसमें था ओरेलिस्टिन और क्षेत्र दलाल। और सोथी की भौगोलिक स्थिति कैसी है? वो गग्गर नदी के किनारे स्थित है, गग्गर नदी और चौतांग नदी के पास में स्थित है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है सही। कूड में ऑप्शन हमारा ये जो ए वाला है, सॉरी, ये ए बिल्कुल सही रहेगा। 133वां प्रश्न, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर बरोर स्थल की समयावधि क्या मानी जाती है? प्राक हड़प्पा एवं विकसित हड़प्पा कालीन दोनों। किस पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है? सोथी सभ्यता को। तो इसमें हमारा सोथी सभ्यता सही रहेगा। प्रश्न नंबर 135, सोथी स्थल का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में किया गया? अमलानंद घोष के निर्देशन में किया गया। सोथी से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर किन चित्रों का अंकन मुख्य रूप से मिलता है? पीपल के पत्ते और फिश स्केल का प्रयोग, उनके चित्रों का अंकन मिलता है। सोथी संस्कृति के अवशेष राजस्थान के अलावा और किन राज्यों में व्यापक रूप से मिले हैं? हरियाणा और भारतीय पंजाब। सोथी स्थल किन नदियों के क्षेत्र में स्थित है? सोथी स्थल गग्गर और चौतांग नदियों के क्षेत्र में स्थित है। बेराट में प्राप्त 36 मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक शासकों की है। इंडो ग्रीक मुद्राओं में से 16 मुद्राएं मिनांडर की हैं। शेष 8 मुद्राएं जो है वो पंचमार्क या आहत मुद्राएं हैं। तो इसमें देखना है कि कौन सा सत्य है। ये तो लगभग तीनों ही सही हैं। इसमें तीनों ही सही रहेगा। ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। प्रश्न नंबर 140, 1837 ईस्वी में बेराट की प्रारंभिक खोज किसके द्वारा की गई थी? कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी। कार्लाइल द्वारा 1871-72 ईस्वी में खोजा गया बेराट का दूसरा लघु शिलालेख किस अशोककालीन शिलालेख की प्रतिलिपि माना जाता है? यह रूपनाथ और सहसाराम शिलालेख की प्रतिलिपि माना जाता है। प्रश्न नंबर 142, प्राचीन काल में बेराट किस महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। 143वां प्रश्न, बेराट की स्थापत्य कला के संदर्भ में वह कौन सी अनूठी विशेषता है जो इसे अन्य समकालीन स्थलों से अलग करती है? पहाड़ियों पर पत्थरों की प्रचुरता के बावजूद यहाँ के मंदिरों और स्तूपों का निर्माण ईंटों से किया गया था। तो यह एक अनूठी विशेषता है। प्रश्न नंबर 144, सम्राट अशोक का प्रसिद्ध भाब्रू शिलालेख बेराट की किस पहाड़ी से प्राप्त हुआ था? बेराट की बीजक पहाड़ी से प्राप्त हुआ था। बेराट के ऐतिहासिक पतन और विध्वंस का उत्तरदायी किसे माना जाता था? हुन शासक मिहिर कुल को माना जाता है। प्रश्न नंबर 146, सीयूकी के लेखक हेनसांग ने बेराट के अतिरिक्त राजस्थान के अन्य किस स्थल को अपने वृतांत में उल्लेख किया था और वहां की यात्रा की थी? भीनमाल की यात्रा की थी, सभी जानते हैं हम। पीलोमोलो की यात्रा की थी। भाब्रू शिलालेख की वह कौन सी विशिष्ट विशेषता है जो सम्राट अशोक के व्यक्तिगत धर्म को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती है?
इसमें बौद्ध धर्मों के त्रिरत्नों का उल्लेख है। बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर 148, भाब्रू शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? शंख लिपि का प्रयोग किया गया है। सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में बेराट के उत्खनन के दौरान प्राप्त स्वर्ण मंजूषा के बारे में क्या सत्य है? इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए थे। प्रश्न नंबर 150, बेराट पुरातात्विक स्थल राजस्थान की किस नदी के किनारे स्थित है? बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में अशोक का भाब्रू शिलालेख कहां सुरक्षित रखा गया है? सही उत्तर इसका कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। बेराट में दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में किए गए उत्खनन के दौरान किस प्रकार के मंदिरों के अवशेष मिले हैं? गोलाकार बौद्ध मंदिर और चैत्य। गोलाकार बौद्ध मंदिर और चैत्य। बेराट से प्राप्त स्तूपों और मंदिरों के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया गया जिसकी बनावट मोहनजोदड़ो के समान है? ईंटों का प्रयोग किया गया था। चीनी यात्री हेनसांग ने बेराट के कितने बौद्ध मठों के होने का उल्लेख किया है? हेनसांग ने बेराट में 8 बौद्ध मठों के होने का उल्लेख किया है। हेनसांग ने अपने यात्रा वृतांत सी यूकी में राजस्थान के किन 2 स्थलों का वर्णन किया है? इसमें ऑप्शन हमारा बी सही रहेगा, बेराट और भीनमाल। सॉरी, बेराट में मुगल दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? आमेर शासक मानसिंह के द्वारा। प्रश्न नंबर 157, जयपुर नरेश सवाई राम सिंह द्वितीय के समय उत्खनन से प्राप्त स्वर्ण मंजूषा का में किसके अवशेष मिले हैं? यह प्रश्न पहले आ गया है। भगवान बुद्ध के अवशेष मिले हैं। बेराट से सूती वस्त्र में बंधी हुई कुल कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई है? 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है। बेराट से मिली 36 मुद्राओं में से कितनी मुद्राएं इंडो ग्रीक शासकों की थी? 28 मुद्राएं। बेराट का विध्वंस किस हूण शासक ने किया था? मिहिरकुल ने किया था। बेराट के दूसरे लघु शिलालेख की खोज 1871 ईस्वी में किसने की थी? कार्लाइल द्वारा की गई थी। प्रश्न नंबर 162, भीनमाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ से प्राप्त मृद भांडों पर यूनानी और रोमन प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस स्थल से शक्तप्रद शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं और हेनसांग के अनुसार इस नगर का नाम पिलोमोला था। इनमें से कौन से कथन सत्य है? पहला और तीसरा जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा जो ऑप्शन है, इस स्थल से क्षत्रप शासकों के सिक्के प्राप्त हुए, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा इसमें ऑप्शन पहला और तीसरा, ऑप्शन सी सही रहेगा। प्रश्न नंबर 163, भीनमाल पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? आर.सी. अग्रवाल के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 164, बालाथल सभ्यता की विशिष्टताओं के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन डी, मृदभांड जो है वो केवल पूर्णतः पके हुए और परिष्कृत मिट्टी के बर्तन थे, यह गलत है। 165वां प्रश्न, प्राचीन काल में भीनमाल को किस नाम से जाना जाता था? श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक कालक्रम और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर बालाथल के बारे में कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है? कुष्ठ रोग के प्रमाण इस स्थल से मिले हैं।
चीनी यात्री हेनसांग ने भीनमाल को क्या नाम दिया था? क्या कहते थे वे? पिलोमोलो कहते थे। प्रश्न नंबर 168, भीनमाल को भारतीय इतिहास में विद्वानों की भूमि माना जाता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? यह गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त की जन्मस्थली है। यस, ब्रह्मगुप्त यहीं पर जन्मे थे। महाकवि माघ ने यहीं पर शिशुपाल की रचना की थी। महाकवि माघ ने यहां पर शिशुपाल वध की रचना की थी क्या? ओके। हेनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान इसे श्रीमाल नाम से संबोधित नहीं, हेनसांग ने तो पिलोमोलो कहा था और श्रीमाल नाम जो था इसका प्राचीन नाम था। और यह गुर्जर देश की राज्य की गुर्जर प्रदेश जो थे, गुर्जर प्रतिहार, उनकी एक प्रारंभिक राजधानी थी। हाँ, तो इसमें गलत है ऑप्शन सी। 169वां प्रश्न, भीनमाल से किस विदेशी सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंधों के प्रमाण मिले हैं? यूनान से। बालाथल सभ्यता के सांस्कृतिक चरणों और धार्मिक साक्ष्यों के बारे में विचार करें। यह सभ्यता बेडस नदी की घाटियों में विकसित हुई, जो कि बनास की सहायक नदी है। यहाँ से बेल की ब्रह्म मूर्तियाँ मिली है जिनका धार्मिक महत्व था। और यहाँ ताम्र युगीन और लोह युगीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष विद्यमान हैं। बिल्कुल तीनों ही सत्य है। इसमें ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा, क्योंकि तीनों ही कथन जो है बिल्कुल सत्य है। प्रश्न नंबर 171, प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त की जन्म स्थली कहाँ है? भीनमाल। भीनमाल से प्राप्त यूनानी सुराही और रोमन सुरा पात्र किस ऐतिहासिक तथ्य की ओर पुख्ता संकेत करते हैं? प्राचीन राजस्थान का विदेशियों के साथ में वाणिज्यिक या व्यापारिक संबंध था। इस प्रकार की ये संकेत देते हैं। शिशुपाल वध महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ का संबंध कहाँ से है? वो भी जालोर के भीनमाल से है। महाकवि माघ की नगरी कहा जाता है भीनमाल को। बालाथल सभ्यता की खोज वीएन मिश्रा के द्वारा कब की गई थी? तो 1961 से 62 के बीच की गई थी। बालाथल पुरातात्विक स्थल किस नदी के घाटी क्षेत्र में स्थित है? बेडस नदी के घाटी में स्थित है। भीनमाल किस प्राचीन राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी? गुर्जर देश की राजधानी थी। बालाथल में उत्खनन के दौरान कौन से दो सांस्कृतिक चरण प्राप्त हुए हैं? ताम्र युगीन और लोह युगीन सांस्कृतिक चरण प्राप्त हुए हैं। यानी कि यहाँ पर ताम्र और लोह युगीन दोनों काल के समय पर सभ्यता रहती थी। बालाथल से किस पशु की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं जिनका प्रयोग पूजा में होता था? बेल का प्रयोग, बेल की मिट्टी की मूर्ति बनी हुई थी जिसका प्रयोग पूजा में होता था। राजस्थान के किस स्थल से योगी मुद्रा में शवाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? बालाथल से। 5वीं सदी ईसा पूर्व का हाथ से बना हुआ कपड़ा कहां से प्राप्त हुआ है? बालाथल से प्राप्त हुआ है। 4000 ईसा पूर्व के एक कुष्ठ रोगी का कंकाल कहां से मिला है? यह भी बालाथल से मिला है। बालाथल में लोहा गलाने की कितनी भट्टियां प्राप्त हुई है? 5 भट्टियां प्राप्त हुई है। किस प्राचीन ग्रंथ में मध्यमिका का उल्लेख मिलता है जिसकी पहचान नगरी से की जाती थी? पाणिनि का अष्टाध्यायी ग्रंथ। नगरी पुरातात्विक स्थल से किस जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं? शिवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नगरी में मिले गुप्तकालीन मंदिर में किस देवता की प्रतिमा विराजमान है? शिव जी की प्रतिमा विराजमान है। नगरी सभ्यता से प्राप्त एक पुरुष शीर्ष पर किस संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है? ग्रीक रोमन प्रभाव दिखाई देता है। नगरी स्थल से कितने चक्राकार कुएं के साक्ष्य मिले हैं? 4 चक्राकार कुओं के साक्ष्य मिले हैं।
सुनारी पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? कातली नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान के किस स्थल से लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियों के साक्ष्य मिले हैं? सुनारी सभ्यता से। सुनारी सभ्यता के लोग भोजन में मुख्य रूप से किस अनाज का प्रयोग करते थे? चावल का प्रयोग करते थे अधिकतर। मातृ देवी की मरण मूर्ति और धान संग्रह का कोटा किस लोह युगीन स्थल से प्राप्त हुआ है? सुनारी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। नौ सभ्यता किस नदी के क्षेत्र में स्थित है? भरतपुर में स्थित जो नौह सभ्यता है वो रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। नौह से किन कुषाण शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं? थोड़ी सी काउंट इसमें 93 होना चाहिए था। हुविष्क और वासुदेव शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। राजस्थान का वह कौन सा स्थल है जहां से ताम्रयुगीन, वैदिक कालीन व महाभारत कालीन संस्कृति के अवशेष एक साथ मिले हैं? नौह सभ्यता स्थल से। नौह पुरातात्विक स्थल से कुल कितने चक्रकूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 16। नगर पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? टोंक में स्थित है। सुनारी स्थल का उत्खनन कार्य किस वर्ष करवाया गया था? 1980-81 के बीच में। नगर जो टोंक में स्थित है वहां के पुरातात्विक अन्वेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसीएल कार्लाइल ने 19वीं सदी में इस स्थल की खोज की थी। विंसेंट स्मिथ ने यहाँ से प्राप्त मालव जनपद की मुद्राओं का विस्तृत अध्ययन किया और यहाँ से प्राप्त महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा शुंग काल की कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। देखना है कि इसमें से कौन सा सही है। पहला और दूसरा सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है सही रहेगा। केवल 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। अब चलते हैं हम 199वें प्रश्न की ओर। नौह पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था। रेहड़ से प्राप्त मुद्रा साक्ष्यों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेहड़ सभ्यता स्थल जो टोंक जिले में स्थित है, तो उसके संबंध में कौन सा एक तथ्य गलत है यह देखना है हमें। हाथ मुद्राओं की कुल संख्या 6000। क्या यह सही है या गलत है? यह गलत है। और कितनी थी वो आप कमेंट करके बताना, पूरा लिखना, ताकि पता चले कि कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो आप। नगर पुरातात्विक स्थल की खोज 1871 से 72 ईस्वी के बीच किसके द्वारा की गई थी? एसीएल कार्लाइल के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस आधार पर नगर में यानी कि टोंक के नगर सभ्यता स्थल में मालव जनपद की टकसाल होने का अनुमान लगाया जाता है? किस आधार पर? तो यहां से 6000 की विशाल संख्या में तांबे के मालव सिक्के प्राप्त हुए थे, इस हिसाब से। तो पिछला जो क्वेश्चन था आहत मुद्राएं कुल संख्या 6000, तो ये तांबे की मुद्राएं मिली थी यहाँ पर, तो वो रेड में मिली थी, यानी कि सॉरी हाँ नगर में मिली थी। नगर सभ्यता स्थल टोंक में मिली थी और यह रेड में स्थित है, टोंक के ही रेड नामक स्थल। तो यहाँ पर ये दे दिया गया था 6000। तो हमें गलती नहीं करनी है, बिल्कुल बारीकी से सभी चीज़ों को पढ़ना है। नगर से मालव जनपद के कितने सिक्के प्राप्त हुए थे तांबे के? 6000 सिक्के प्राप्त हुए थे। पुरातात्विक स्थल रेड के विशिष्ट लक्षणों के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें।
कौन सा कथन इसमें गलत है? इस स्थल का उत्खनन एसीएल कार्लाइल के निर्देशन में 1938 में हुआ था। नहीं, 1938 में नहीं हुआ था। नगर से प्राप्त मुद्राओं का गहन अध्ययन किस विद्वान ने किया था? विंसेंट स्मिथ ने किया था। कालक्रम और कला के आधार पर नगर से प्राप्त मूर्तियों का सही समूह कौन सा है? शुंगकालीन इंद्र इंद्राणी और कामदेवरती की मूर्तियां मिली थी और गुप्तोत्तर कालीन एक मुखी शिवलिंग और लक्ष्मी जी की मूर्ति मिली थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। प्रश्न नंबर 207, नगर स्थल से प्राप्त इंद्र इंद्राणी और कामदेवरती की प्रतिमाएं किस काल की है? शुंग काल की है। प्रश्न नंबर 208, वह कौन सा प्रमाण है जिससे यह सिद्ध होता है कि रेड क्षेत्र मालव जनपद के आधिपत्य में था? यहां से प्राप्त शीशे के सिक्के जिन पर मालव जनपद अंकित है। किस पुरातात्विक स्थल से अनाज भरने के कलात्मक मटके प्राप्त हुए हैं? नगर नामक स्थल से। रेड पुरातात्विक स्थल का उत्खनन 1938 ईस्वी में किसके द्वारा करवाया गया? दयाराम साहनी और के.एन. पुरी के द्वारा करवाया गया। किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? रेड को कहा जाता है। रेड पुरातात्विक स्थल किस नदी के क्षेत्र में स्थित है? डील नदी के क्षेत्र में स्थित है। रेड से कुल कितनी आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है? 6000 आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। रेड से किस यूनानी शासकों का खंडित सिक्का प्राप्त हुआ है? दो सौ 13 प्रश्न में रेड से कुल कितनी आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है? 3075 आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई थी इसमें, मैं 6000 बोल दिया था मैंने। 3075 आहत मुद्राएं प्राप्त हुई थी। और प्रश्न नंबर 214, रेड से किस यूनानी शासक का खंडित सिक्का प्राप्त हुआ है? अपोलोडोर्स का। प्रश्न नंबर 215, रेड स्थल से कितने चक्रकूपों के अवशेष मिले हैं? 115 चक्रकूपों के अवशेष मिले हैं। जनपद से लिखी हुई शीशे की मोहर किस स्थान से मिली है? रेड स्थल से मिली है। रेड से प्राप्त सेलखड़ी की डिब्बियां किसके समान प्रतीत होती है? बौद्ध भिक्षुओं की डिब्बियों के समान। राजस्थान में शिकारी और घुमक्कड़ जीवन किस काल की प्रमुख विशेषता थी? पूरा पाषाण काल की। बागोर और तिलवाड़ा स्थल किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी? मध्य पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार और अग्नि से परिचय किस काल की महत्वपूर्ण घटना है? नवपाषाण काल की। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस काल से है? ताम्रपाषाण काल से है। कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस युग से है? कांस्य युग से है। संगठित राज्यों का उदय किस सभ्यता काल की विशेषता मानी गई है? कांस्य युग से। सुनारी और रेड किस काल के प्रमुख स्थल हैं? लौह युग।
लघु पाषाण औजार का प्रयोग किस काल में किया जाता था? मध्य पाषाण काल में। मृत भांडों पर चित्रों का अंकन किस काल की प्रमुख विशेषता है? ताम्रपाषाण काल की। जायल और इंद्रगढ़ किस पुरातात्विक काल के स्थल हैं? पुरापाषाण काल के स्थल हैं। बरौर और सोथी किस काल से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। कठोर और मजबूत लौह औजारों का निर्माण किस काल में हुआ था? लौह युग में हुआ था। कुरड़ा स्थल निम्नलिखित में से किस काल का है? ताम्रपाषाण काल का है। भीनमाल और इसवाल किस काल के सभ्यता स्थल हैं? लौह युग से संबंधित है। बूढ़ा पुष्कर पुरातात्विक स्थल का संबंध किस काल से है? पुरापाषाण काल से। सोजत और पचपदरा किस काल के प्रमुख स्थल है? मध्यपाषाण काल के। राजस्थान में स्थिर ग्रामीण जीवन की शुरुआत किस काल में हुई मानी जाती है? एक ठहराव, बस्तियों में बसकर रहने की शुरुआत जो हुई थी वो किस काल से हुई थी? नवपाषाण काल से हुई थी। हमीरगढ़ और भरणी स्थलों का संबंध किस काल से है? नवपाषाण काल से है। पिंड पांडलियों और जाड़ोल किस सभ्यता काल के स्थल हैं? ताम्रपाषाण काल से हैं। धातु प्रगलन की खोज किस युग की एक प्रमुख विशेषता है? कांस्य युग की विशेषता है। जोधपुरा और सांभर पुरातात्विक स्थल किस काल से संबंधित है? लौह युग से संबंधित है। साबनिया और पुंगल का संबंध किस सभ्यता काल से है? ताम्रपाषाण काल से है। चक 84 और तरखान वाला डेरा जो दोनों श्री गंगानगर में स्थित है वो किस काल के स्थल हैं? लौह युग से संबंधित है। आलनिया और समदड़ी किस काल के प्रमुख स्थल माने गए हैं? नवपाषाण काल के। मल्लाह और कोल माहौली किस श्रेणी में आते हैं? ताम्रपाषाण स्थल में आते हैं। विराटनगर किन किन कालखंडों का प्रमुख केंद्र रहा है? पुरापाषाण, नवपाषाण और लौह युग का। नगरी और नैनवा किस ऐतिहासिक काल के स्थल हैं? लौह युग से संबंधित है। तांबे का उपयोग किस काल की मुख्य पहचान है? ताम्रपाषाण काल। ओके। गोगा खेड़ा जो राजसमंद में है वो सभ्यता जो है वो किस काल से संबंधित है? पुरापाषाण काल से संबंधित है। तो 247 प्रश्न हुए हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने इससे इनके जो नोट्स थे वो पढ़ाए थे और इसमें हमने MCQ पढ़ाए हैं। देखना, आप प्रैक्टिस करना, आप अपनी तैयारी को परख लेना और इन सभी के जवाब अगर आपको आ जाए तो आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। हमेशा याद रखना प्रश्नों को और रिवीजन करते रहना। थैंक यू वेरी मच।